अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया गरीब। हस्ब मामूल मेरे साथ ऑन स्क्रीन है हिना नूर, जो फैमिली एजुकेशनल सर्विसेज फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखती हैं और इनेबल करती हैं ताकि मैं आप सबसे बिल्कुल परफेक्टली कम्युनिकेट कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच FESF एंड थैंक यू हिना। हमारे इस एपिसोड में जो हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे मोबाइल कॉमर्स के बारे में कि मोबाइल कॉमर्स क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह होगा और आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, वही बात हम इस एपिसोड में कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये कोई चंद 40 या 50 मिनट में ये बहुत मुश्किल होता है कि हम आपके साथ सारे पहलू शेयर कर सकें, लेकिन जो बहुत हमारी कोशिश होती है कि थोड़े थोड़े एंगल्स, पर्सपेक्टिव्स आपके सामने पेश कर सकें ताकि आप एक जजमेंट बना सकें, एक ओपिनियन बेस कर सकें कि मोबाइल कॉमर्स पाकिस्तान में बिल्कुल आना है और ये बहुत बेनिफिशियल होगा। बट दिस इज़ एन ओपिनियन और जजमेंट दैट यू हैव टू पास। इससे पहले कि हम एपिसोड को आगे की तरफ लेके चलें और वेबसाइट्स, गैजेट्स और मेन स्टोरी की तरफ चलें और सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में मालूमात हासिल करें, लेट्स गो चेक आउट द बिट्स एंड बाइट्स न्यूज़ रूम। टेराडेटा पाकिस्तान ने कराची में 8वीं टेराडेटा नेशनल IT एक्सलेंस अवार्ड्स होस्ट की। IT एक्सलेंस अवार्ड्स का मकसद ये है कि वो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स को एक्नॉलेजमेंट दी जाए जो बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। इस साल की विनर्स की डिटेल्स कुछ यूं हैं। IT बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए आतिफ अहमद, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए उस्मान मुबीन, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए सलीम गौरी साहब, इंटरनेट वर्किंग के लिए अशफाक अहमद, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एहतशाम शाहिद, IT एजुकेशन के लिए हबीबुल्ला जमाल, IT रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिस्टर शाजिब अख्तर, IT स्टूडेंट के विनर थे मोहम्मद वजाहत हुसैन, IT मीडिया एंड पब्लिकेशन मिर्जा मुजम्मिल बेग और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सैयद अमार हुसैन जाफरी। 23 अप्रैल को टोटल कम्युनिकेशंस, पाशा और PSEB ने एक और जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था जिसका नाम था E-बैंकिंग 2008। मुख्तलिफ बैंक्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज ने इस इवेंट में हिस्सा लिया। इवेंट के दौरान चंद केस स्टडीज भी प्रेजेंट की गई जिनसे ऑडियंस अंदाजा लगा सकते थे कि E-बैंकिंग में कितना काम हो चुका है, इसका प्रेजेंट और फ्यूचर रोड मैप पाकिस्तान का क्या है। मजीद न्यूज़ और व्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट चेकआउट करिएगा। अगर आप हमारे साथ कोई भी न्यूज़ या प्रेस रिलीज शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल आप कर सकते हैं at info@bitsandbytes.com.pk। न्यूज़ के साथ साथ मीडिया का रोल है कि जितनी भी सक्सेस स्टोरीज किसी भी इंडस्ट्री में होती है वो सब आपके सामने पेश करना, आपके साथ शेयर करना। सो हियर इज़ दिस वीक्स पाकिस्तानी रॉकिंग सक्सेस स्टोरी। बेहतर ये होता है एक लीडरशिप अट्रैक्ट करने के लिए कि आप एक ऐसे टॉपिक को, ऐसे कंटेंट को चूज़ करें जिसके बारे में आपके पास मटेरियल हो लिखने के लिए और जिसको आप थोड़े अरसे तक कंटिन्यू कर सकें। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो आपके आसपास की ज़िंदगी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक है, पॉलिटिक्स है, आप इस वक्त अपने आसपास जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं वो हैं। इससे होगा ये कि अगर आप इस तरह का कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आप अपने एक ब्लॉग की कंटिन्यूटी मेंटेन रख सकते हैं और एक ही टॉपिक को एक दफ़ा लिख के उसको भूल मत जाइए, क्योंकि वो काम न्यूज़पेपर्स का होता है और वो न्यूज़पेपर्स के पास ही रहना चाहिए। अगर आपने एक चीज़ के बारे में ब्लॉग किया है तो उसको कुछ अरसे के बाद उसको रिपीट करें या उससे रेलेवेंट कोई और पोस्ट करें। कोई भी ब्लॉग रीडरशिप उस वक्त लूज़ करता है जब उसके अंदर एक मोनोटनी आ जाती है। अगर आपके रीडर्स ये समझेंगे कि आप सिर्फ एक ही टॉपिक पे ब्लॉग कर रहे हैं या आपका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू आउट चलता चला आ रहा है तो कुछ अर्से के बाद वो आपकी ब्लॉग में इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे। रीडरशिप अट्रैक्ट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने ब्लॉग को जितना डाइवर्सिफाई रख सकते हैं रखें और जितने टॉपिक्स पे आप अपने ओपिनियंस दे सकते हैं या अपनी बातें कर सकते हैं वो करें। हम चलते हैं आज की गैजेट की तरफ। चेक दिस आउट। आज का गैजेट रिव्यू हम एक रिडल से शुरू करते हैं। What is 0.16 inches thick and costs 127,000 rupees? Well, the answer is a MacBook Air. आज का हमारा रिव्यू इज़ ऑन दी Apple MacBook Air जो पाकिस्तान में मार्केट में कुछ हफ्ते पहले लॉन्च किया गया था। इट इज़ अनबिलीवेबली लाइट। जो इसकी थिकनेस है आप देख सकेंगे, इट्स ओनली 0.16 इंचेस थिक। इट इज़ कम्प्लीटली लोडेड और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसका प्रोसेसर कहाँ है, इसका रैम कहाँ है। दैट्स 1.6 GHz। इट्स अ कोर 2 डुओ मशीन और इसमें तकरीबन आपको 80 GB हार्ड डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी मिल जाती है। इसके जो स्पीकर्स हैं वो बिल्कुल बैक साइड पे हैं
जो एक चीज़ मिसिंग है इसमें मेरे लिहाज से, मेरे पर्सपेक्टिव से, जो पाकिस्तान और दूसरी डेवलपिंग मार्केट्स हैं उसके हवाले से इसमें कोई ईथरनेट केबल कनेक्टिविटी का पोर्ट नहीं है. तो जो यहाँ पोर्ट है, दे ओनली गिव यू वाईफाई कनेक्टिविटी, और द ओनली protruding ports are the USB और FireWire की ports जो यहाँ लगती हैं. इसके अलावा जिस तरह एप्पल का जो नया पावर सिस्टम है या चार्जिंग का सिस्टम है, मैग्नेटिक चार्जर के थ्रू उसका चार्जर यहाँ लग जाता है. कीबोर्ड इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं, एंथुसियास्ट हैं, तो आपको बहुत पसंद आएगा. बिल्कुल फ्लैट कीज़ हैं, तो आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ओवरऑल इसमें iLife 2008 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है. इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लेपर्ड का अपडेटेड वर्जन है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं. एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा या इंट्रोडक्शन किया गया था मैकबुक एयर में, इसकी थिकनेस और साइज़ के अलावा, वो है जो इसका ट्रैक पैड है. बहुत आम ट्रैक पैड से थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, और उसकी वजह ये है कि अगर आप तस्वीरें या जिस तरह आईफोन में आप किसी तस्वीर को या वेबसाइट पे जूम करना चाहें, तो आप एक वो पिंचिंग सिस्टम करते हैं या ब्राउजिंग सिस्टम अपने उंगलियों के इशारों से करते हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू कैन डू हियर आल्सो. Overall, it's an amazing machine. So for 127,500 rupees, it's a pretty good buy. अगर आप ऐसी कोई कंपनी या किसी शख्स को जानते हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, प्लीज़ डू राइट टू अस अबाउट दैम, ताकि हम उनको अगले एपिसोड में फीचर कर सकें. हमारा ईमेल एड्रेस आप ऑलरेडी जानते हैं. इट इज़ info@bitsandbytes.com.pk. पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि मोबाइल कॉमर्स बहुत तेज़ी से इसका काम, डेवलपमेंट काम हो रहा है. इसका फ्यूचर क्या है वो हम ज़्यादा इस एपिसोड पे थोड़ा उस पर गौर करेंगे. लेकिन ये बात ज़रूर है कि मोबाइल कॉमर्स आइसोलेशन में बिल्कुल काम नहीं कर सकती. इंटरनेट के साथ साथ, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स के साथ साथ, और हमारी जो बैंकिंग या फाइनेंशियल इकोनॉमी है उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड अंदाज में चलती हैं. लेट्स गो चेक आउट व्हाट आवर एक्सपर्ट्स हैव टू से अबाउट मोबाइल कॉमर्स इन पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ इट इन द एंटायर वर्ल्ड. As far as mobile commerce goes, what you have to appreciate is that mobile commerce is not mobile banking. Mobile commerce is not doing any one transaction on a mobile phone, and mobile banking is not, for example, your branchless banking alone. Mobile commerce is any electronic transfer via the mobile phone of funds where you can allow the delivery of products and the payment of products and the delivery of services. एंड आई नो कि ये बड़ी ब्रॉड टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो आपकी सर्विसेज में क्या हैं. हमारा ये मौक़िफ़ है कि आपको इसे किसी भी इंडस्ट्री से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए. आज अगर आप मोबाइल कॉमर्स में देखते हैं तो आप अपना किसी भी मोबाइल कंपनी का टॉपअप या उनका प्रीपेड एयर टाइम ले सकते हैं, जो एक मोबाइल कॉमर्स के रैंक के अंदर आता है. हमारा ये मौक़िफ़ है कि यू शुड हैव अ सिस्टम विच अलाउज़ यू टू डू दिस अक्रॉस इंडस्ट्रीज़. अगर मैंने कोई फास्ट फूड ख़रीदना है, आई शुड बी एबल टू डू इट ऑफ दैट. अगर मैंने किसी दुकान पे शॉपिंग जाके करनी है, आई शुड बी एबल टू डू दैट. अगर मैंने एक एयरलाइन टिकट ख़रीदना है, आई शुड बी एबल टू डू दैट. एंड ऑफ कोर्स अगर मैंने अपना बैंक अकाउंट एक्सेस करना है, आई शुड बी एबल टू डू दैट एज वेल. We have seen mobile commerce in many countries already. In Asia, I think Philippines is the best example, mainly used for remittance, as there are a lot of Filipinos abroad, but also a lot of Pakistanis abroad, so this could be a huge factor. I believe this will start already this year, and I think the take-up rate will be high as our customers already trust us to put money in our systems, so that the take-up rate should increase very, very fast. Services could be local remittances. There could be simple services like topping up of their Jazz accounts or their prepaid accounts, paying their postpaid bills, or going to a retailer, buying a bottle of water, and then just using their mobile connections to pay for it. So there is huge potential in Pakistan because of this, because of the cellular infrastructure availability and lack of bank infrastructure. And our technology and our systems can really be used to help these people to do basic financial activities like money transfer, payment of bills, for example, transfer to third parties, remittance from abroad.
So this we are actively working on to develop these systems in Pakistan. One of the biggest problems we're facing and challenges we're facing is that it doesn't distinguish between electronic money and electronic fund transfer. And so I think to a large extent it is going to confuse and inhibit, and if everybody's uncertain تو لوگ innovation اور development اس area میں جو ہے تھوڑی سی impede ہوگی, اس میں obstruction create ہوگی. مگر what I would also like to say is that recently, just yesterday, the branchless banking guidelines have come out. اس پہ تھوڑی بہت consultation ہوئی ہے, but I think that even there consultation کے اندر I think actively getting a lot of the stakeholders apart from the financial institutions involved and actually reaching out to them rather than just putting up on your website may also help, because it is a much more technical area. And although it's a very, very good step ahead, I think it was definitely needed and it's a good thing. I think that now there is a need for developing it further. I think that it doesn't leave much space for beyond banks. And there is very little room for innovation. Because banks are conservative by nature. So that's understandable. So اگر اس کو آپ فروغ دینا چاہتے ہیں, اس کو آپ انکریز کرنا چاہتے ہیں in Pakistan, then I think the branches banking policy has to give a lot more to the technical side, the IT side, and also to the telecom side. So I think that is important. So when we came in as a technology company, our problem was that nobody wanted to work in this space. There were new telecom licenses which had come out. There were new banks which were coming up. There were a lot of mergers and acquisitions going on within the banking sector as well. And nobody wanted to come out. I think banks were making enough money on the credit card side as a market which had just opened up. Telcos were going crazy. They couldn't handle the demand for their products. So nobody was really looking at the mobile commerce space. And we as a technology company at that point sat down and analyzed this and said that this is the future. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں, یہ بات ہم کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. See you then. Welcome back. Let's continue the main story on mobile commerce. We are obviously in favor of safeguarding public interest, but we also believe that our system today already are safeguarding really our customers' interest. They trust us, they upload money because 99.9% are prepaid customers. We handle this money on behalf of them, and they trust us. But obviously we have to follow the legislations. The bank sector in general is a bit conservative. We feel that they should trust us even more because we have proven that we can handle this kind of business. So we will try obviously to encourage the authorities to let us have a bigger role in this, and that our systems, our way of handling this, having people's their responsibility really still to take care of people's money and assets in the proper way with the necessary audits, security systems in place. We let anybody with a cell phone make small payments over SMS. We launched a beta service about a year and a half ago, and alhamdulillah we've received a lot of traction on that. ہمارے دن میں ہزاروں کی تعداد میں اس پہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. اس وقت ہم کچھ اسپیسیفک چیزوں میں انڈسٹری ٹرائلز کر رہے ہیں, اور ہمارے پورے کام کا مقصد ایکچولی یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو فگر آؤٹ واٹ دی اینڈ یوزر نیڈس. جو میکرو فائنینس ہے اور مائکرو فائنینس میں بہت کم فرق ہے. صرف جس کی جو پیسوں کی تعداد ہے وہ کم ہے. صرف یہ بات ہے کہ اگر مائکرو فائنینس کو دیکھیں تو آپ مائکرو فائنینس کو سمجھ لیں گے. مائکرو فائنینس میں آپ کے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں, آپ کے پاس موگیجز ہیں, آپ کے پاس لونز ہیں, آپ کے پاس کیشنگ سروسز ہیں, آپ کے پاس چیکنگ سروسز ہیں, آپ کے پاس انشورنس ہے, بہت لیسنگ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو مائکرو فائنینس یہی چیز ہے مگر چھوٹے تعداد میں. I think especially in the emerging markets, because this gives them access to lots of potential customers. It gives them access to provides them an opportunity to give access to their services to these customers where normally वो नहीं जा सकते. It reduces their costs because you have to have physical branches, you have to have physical people present for the branches. Your customers are satisfied and are happier because they don't have to go to the branches and wait in queues, look at timings and so on.
at their homes, at their work, they can use their mobile connections to pay for their bills, to do their financial services and so on. Plus, local remittances and international remittances is very big, huge part of this whole game. So when a customer goes or becomes your customer for remittances, there is opportunity for banks to upsell their services to them. So someone who is going for local remittances can start using other banking services as well, given the right incentives. So there is potential for banks, there is potential for mobile operators, and the only thing is both of the parties have to be thoda sa flexible and then just go into an agreement where they can actually help serve these people of the country. Especially when you're talking about the unbanked people who for a large part may also not be literate. And for the most part, for sure, they've never ever used anything but cash for anything that they've ever done. Now you're asking them to come on and try a mobile payment platform کہ جس کے اوپر آپ پری پیڈ بھی خریدیں گے اور بل بھی پے کریں گے اور ایک دوسرے کو پیسے بھی اندر بھی ملک کے اور ملک سے باہر بھی بھیجیں گے. تو سب سے پہلا مقصد اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو پہلے تو ایک اس طرح کے موبائل پیمنٹ پلیٹ فارم پہ لانا، پہلی بات. پھر ان کو کوئی ایسی چیزیں دکھانا کہ جو وہ ایکچولی یوز کر سکیں، اور اس یوسیج پیٹرن کے تھرو اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر الٹیمیٹلی وہ ہمارے جس کو ہم ٹرسٹ نیٹ ورک کہتے ہیں اس پہ اعتبار کرنے لگ جاتے ہیں. So really we like to call ourselves a trust network, and the first thing that we're transacting is payments. ہمارے تھوڑا بہت ریگولیٹری ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ جی یو ہیو ٹو ڈو ٹرانزیکشنس آن انٹر بینک فنڈس، ٹرانسفر فنڈس، اس ٹائپ کی چیزیں کافی ساری ہوتی ہیں. اینڈ دین فار اس بیکاز we don't make money as such, the mobile operator doesn't make money. For us it's more towards the customer satisfaction, because we have a huge base, so the more satisfied our customers are, the better it is for us. So that's the main attraction for mobile operators in this regard. Going back to that industry, if you look at banking, the very interesting thing was that your debit cards, which now every bank has to offer, or that ATM network where you can access any ATM in the country and withdraw your cash, that was a novelty then. That is a differentiating factor. جہاں پہ کچھ بینکس کے پاس ڈیبٹ کارڈس تھے، ان سے بھی کم بینکس جو ہیں وہ کریڈٹ کارڈس دے رہے تھے. اینڈ دس واز اے کمبینیشن آف دا پالیسی اینڈ دا فریم ورک آؤٹ دیئر, دا ٹیکنالوجی ٹولز دیٹ ور اویلیبل, اینڈ دی اماؤنٹ آف گروتھ دیٹ دیز بینکس فیلٹ دس مارکیٹ واز ریڈی فار. آپ کے کریڈٹ کارڈس بہت چند لوگوں کے پاس تھے, اینڈ اٹ واز اونلی اے فیو موسٹلی آف فارن بینکس ہو ور ایکچولی ایشوئنگ دیز. موبائل ڈینسٹی آپ کی تقریباً 5% تھی, یعنی کہ 20 میں سے صرف ایک ایسا بندہ تھا جس کے پاس ایک موبائل فون تھا. رچ لوگ نہیں ہیں, رئیس لوگ نہیں ہیں, وہاں پہ امانہ ہوگا, کیونکہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں غریب لوگ.